प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार पेपर है आप लोगों के समक्ष। ये वाणिज्य के यदि पेपर में आप बैठने वाले हैं 1 मार्च को, तो ये सेशन आपका है। 1 मार्च को पेपर में जाने से पहले प्रिय विद्यार्थियों, जो भी सीरीज आप लोग को मिल रही है वाणिज्य की, इन सीरीज को पूरा देख कर जाइएगा। निश्चित तौर पर ये आपको बहुत ही ज्यादा लाभान्वित करने वाला सेशन है। प्रिय विद्यार्थियों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देख लीजिएगा उसको। अब यहाँ पर जो हम लोग बढ़ रहे हैं सेशन में, वो पार्ट 4 में चल रहे हैं, पार्ट 4 में, ठीक है ना। चौथे भाग में हम लोग चल रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पर आपका 45 प्रश्नों का डिस्कशन ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को जो है लेकर बढ़ते हैं हम लोग 46वें प्रश्न से, ठीक है। जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए इसे, जबरदस्त तरीके से। और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेंगे, मैं उसको आप लोग को उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए आइए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग 46वें प्रश्न को लेकर। हम लोग यहाँ पर बैंक पासबुक क्या होता है। देखिए, बैंक पासबुक के बारे में अगर हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो बैंक पासबुक जो होता है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें ग्राहक के खाते में जमा और निकासी का विवरण दर्ज होता है। मतलब आप पासबुक लेते हैं तो उसमें क्या होते हैं, जो भी आप अमाउंट जमा कर रहे हैं या जो भी अमाउंट आप निकाल रहे हैं, तो उसका लेखा जोखा जो विवरण मिलता है वो पासबुक में ही मिलता है, बैंक पासबुक में मिलता है। एक दस्तावेज होता है जो कि आपके पास सुरक्षित रखा होता है, ठीक है। उसे जब भी आप देखते हैं, फिर उसे लेकर आप बैंक से आधिकारिक तौर पर जो है वो बात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फटाक से बढ़ते हैं हम लोग 47वें प्रश्न की ओर, लेकिन जबरदस्त तरीके से शेयर भी करते चलिए आप लोग। बैंक चेक के कितने प्रकार होते हैं। बैंक चेक के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, बैंक चेक के मुख्यतः देखा जाए तो प्रिय विद्यार्थियों 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं। बैंक में जो चेक होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन। पहला जो होता है प्रिय विद्यार्थी, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ओपन चेक, ठीक है। दूसरा जो होता है प्रिय विद्यार्थी, उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस चेक। और तीसरा जो होता है अकाउंट पेई चेक, ठीक है। पहला क्या हो गया, ओपन चेक। दूसरा क्या हो गया, क्रॉस चेक बोलते हैं इसको हम लोग। और तीसरा जो हो गया, अकाउंट पेई चेक, ठीक है। ये 3 तरीके का जो होता है वो बैंक चेक होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं 48वें प्रश्न को। देखिए 48 प्रश्न क्या है हम लोगों का। बचत खाता किसके लिए उपयुक्त होता है। बचत खाता जो होता है वो किसके लिए उपयुक्त होता है, किसके लिए बनाया जाता है। देखिए, सेविंग अकाउंट के बारे में अगर हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है जो नियमित रूप से क्या होते हैं, वो छोटी धनराशि जमा करना चाहते हैं, ठीक है ना। बचत खाता मुख्य रूप से जो होता है उन लोगों के लिए होता है, एक तरीके से कमजोर वर्ग के लिए होता है, जो कि एक निश्चित अपने जीवन की धनराशि जो होती है वो उसमें वो जमा करते हैं, जमा पूंजी वो अपनी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि भैया फलाने का जो है वो बचत खाता खुला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 49वें प्रश्न की ओर। फटाफट शेयर करते चलिए प्रिय विद्यार्थियों, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। क्रेडिट कार्ड क्या होता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक भुगतान कार्ड होता है प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें बैंक क्या करता है, ग्राहक को उधारी पर धन खर्च करने की सुविधा देता है। इसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड ना। आपकी क्रेडिट पर जो है, आपने जो बैंक से अपने पहचान बनाई हुई है, उसके बेस पर जो होता है आपको एक भुगतान कार्ड मिलता है, जिसमें बैंक क्या करती है, ग्राहक को उधार देती है धन, कि इससे आप अपनी जरूरत की चीजों को है पूरा कीजिए। और वो किस्त वाइज जो होता है या अमाउंट जब आता है, तो वो ड्राफ्ट के माध्यम से फिर वो जो अमाउंट होता है, या जैसे भी ऑनलाइन के माध्यम से वो पैसा फिर वो जमा कराती है बैंक, ठीक है ना। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 50वां प्रश्न क्या है, देखिए डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में हम लोग बात करें तो एक बैंक द्वारा जारी किया गया क्या होता है, प्रमाणिक भुगतान आदेश होता है। क्या होता है, प्रमाणिक भुगतान आदेश होता है, जिसका भुगतान क्या होता है, दूसरी शाखा से किया जाता है, ठीक है ना। तो डिमांड ड्राफ्ट मुख्य रूप से क्या होता है, एक बैंक द्वारा जारी किया गया प्रमाणिक भुगतान आदेश होता है, जिसका भुगतान जो होता है दूसरी शाखा से किया जाता है। उसको हम लोग डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में रहेगा आपका। चलिए आइए बढ़ते हैं उपयोगिता व्यय और बचत वाला चैप्टर जो है आप लोग का प्रिय विद्यार्थियों, वहां से हम लोग देखिए 51वां हम लोग का प्रश्न क्या है। प्रश्न एक से बढ़कर एक है प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से शेयर करते चलिए तभी मजा आएगा। उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। देखिए, उपयोगिता से अगर हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त संतोष या लाभ जो होता है उसे ही हम लोग उपयोगिता कहते हैं। यानी उपयोगिता से तात्पर्य ऐसे चीजों से है जो कि किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त, जो हमें संतोष उस किसी वस्तु से मिलता है या उससे जो हम लोग को लाभ मिलता है, उसे ही हम लोग कहते हैं उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखते हैं। उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का 52वां, उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं। देखिए उपयोगिता के मुख्यतः क्या होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 2 प्रकार होते हैं। क्या क्या,
देखिए उपयोगिता का पहला प्रकार जो होता है प्रिय विद्यार्थी, इसको हम लोग कहते हैं कुल उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत देखते हैं, क्या करते हैं? दूसरे को हम लोग जो है वो सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत देखते हैं। और पहला जो हो गया आपका, उसको हम लोग देखते हैं कुल उपयोगिता के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 53वां देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या होता है? देखिए सीमांत उपयोगिता के बारे में हम लोग बात करने का प्रयास करें तो वह अतिरिक्त संतोष होता है जो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता। तो एक अतिरिक्त संतोष होता है जो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, सीमांत उपयोगिता वाला टॉपिक जो है प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पेपरों में पूछा गया है, बार बार आने वाला प्रश्न है ये। 54वें प्रश्न क्यों न पढ़ते हैं, देखिए 54वां हम लोग का प्रश्न क्या है, 54, उपभोक्ता अधिशेष, जिसे हम लोग कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? देखिए उपभोक्ता अधिशेष के बारे में लोग अगर बात करें तो वह अतिरिक्त लाभ होता है प्रिय विद्यार्थियों जो उपभोक्ता को तब मिलता है, जो उपभोक्ता को तब मिलता है जब वह किसी वस्तु के लिए उसकी अपेक्षित कीमत से कम भुगतान करता है। उसकी अपेक्षित कीमत से कम जब भुगतान करता है प्रिय विद्यार्थियों, मतलब तब उपभोक्ता को जो अतिरिक्त लाभ दिया जाता है उसे हम लोग उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं, जिसे हम लोग कंज्यूमर सरप्लस के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर 55वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए बचत क्या होता है? देखिए आय का वह भाग जो खर्च नहीं किया जाता उसे बचत कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति का आय है, मान लेते हैं अगर 40,000 रुपए है, अब 40,000 रुपए किसी व्यक्ति का अगर आय है, अगर मान लेते हैं कि उसकी जरूरत की चीजें जितनी पूरी हुई, अगर वो पूरा जरूरत करने के बाद वो 38,000 यानी 38,000 रुपए खर्च कर देता है, तो 2,000 रुपए वो बचा सेव रख के वो रख देता है किसी काम के लिए, भविष्य की जरूरतों के लिए, तो उसे कहते हैं हम लोग बचत कहते हैं। उसको हम लोग आय का वह भाग जो खर्च नहीं किया जाता उसे क्या कहता है? बचत कहा जाता है। 56वें प्रश्न क्यों बोलते हैं, देखिए बचत की क्या महत्वता है? देखिए बचत की महत्वता के बारे में अगर हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो देखिए बचत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है मुख्य रूप से देखा जाए तो, और पूंजी निर्माण में सहायक होता है। ठीक है ना, बचत क्या होता है? मुख्य रूप से आर्थिक सुरक्षा देने का काम करता है और पूंजी निर्माण के रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 57वें प्रश्न की ओर। 57 देखिए प्रश्न क्या हम लोग का है, बचत करने से कौन कौन से लाभ, बचत करने के कौन कौन से साधन है? देखिए बचत करने के बहुत सारे साधन है प्रिय विद्यार्थी। देखिए बैंक खाता, जैसे कहा गया बचत खाता की जो बात हुई तो सबसे बड़ा तो बैंक खाता ही होता है। दूसरा क्या होता है, पोस्ट ऑफिस जमा होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये देखिए बचत करने का एक साधन है, पोस्ट ऑफिस जमा करने वाला। म्यूचुअल फंड के अंतर्गत हो गया, देखिए यहाँ पर भी बचत करते हैं अमाउंट को हम लोग। और शेयर बाजारों के माध्यम से भी जो होता है क्या होता है, बचत किया जाता है। और बीमा योजनाएं हो गई, ठीक है, तो ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हो गई जिसके द्वारा क्या होता है, बचत किया जाता है। तो बचत करने के बहुत सारे साधन है जिसके द्वारा क्या होता है, जो भी आय होता है, धन होता है, संपत्ति होता है, तो उसका बचत किया जाता है बैंक खाता के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस में जमा करके, म्यूचुअल फंड के द्वारा, शेयर बाजार के द्वारा और बीमा योजनाओं के माध्यम से जो है बचत करने की ये बहुत सारे साधन हो जाएंगे। 58% देखिए क्या है प्रिय विद्यार्थियों हम लोगों का, निवेश और बचत में क्या अंतर है? देखिए बचत क्या होता है, धन को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया होता है, जबकि निवेश जो होता है धन को बढ़ाने की एक प्रक्रिया होता है। ठीक है ना, निवेश और बचत देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निवेश और बचत दोनों का संबंध धन से ही है, लेकिन निवेश में क्या होता है, धन को बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग निवेश कहते हैं कि भैया 50 लाख रुपया लिया गया किसी बिजनेस में डाल दिया गया। और बचत का मतलब क्या होता है, यानी धन को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग बचत कहते हैं। ठीक है ना, भविष्य निधि के लिए या जरूरत के चीजों के लिए रखा जाता है। ठीक है ना, चलिए फटाफट शेयर कीजिए तभी मजा आएगा। देखिए आप लोग को 1 मार्च को जाना है पेपर देने प्रिय विद्यार्थियों, आपके लोग के लिए जबरदस्त तरीके से कंटेंट तैयार हो रहा है। ठीक है ना, सब कुछ चीजें जब बनती है जब है तो उसमें समय लगता है, वक्त लगता है। देखिए तो उसकी सार्थकता के लिए आप लोग को भी एक छोटा सा प्रयास करना होगा कि इसे अपने क्लासमेट पर जबरदस्त तरीके से शेयर करना होगा। ठीक है ना, और याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलता है प्रिय विद्यार्थियों तो उसका खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। सरकारी बचत योजनाओं के कुछ उदाहरण दीजिए। सरकारी जो बचत योजनाएं होती हैं उनके कुछ उदाहरण बताना है यहाँ पर, तो देखिए पीपीएफ, पीपीएफ देखिए काम करता है। सुकन्या समृद्धि योजना होगा, ये देखिए काम करता है।
एनएससी भी जो होता है वो सरकारी बचत योजनाओं के देखिए नाम है। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट किया जाता है, तो ये भी देखिए सरकारी बचत योजनाओं के अंतर्गत ही आता है। तो देखिए पीपीएफ कराना, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत काम करना, एनएससी काम करना, एफडी फिक्स डिपॉजिट कराना, ये सभी जो होते हैं वो सरकारी बचत योजनाओं के महत्वपूर्ण रूप से उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। 60वां देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, उपभोक्ता अधिकार क्या होता है। देखिए उपभोक्ता अधिकार क्या होता है, उपभोक्ताओं के अधिकारों में सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और साथ ही साथ चयन का अधिकार और शिकायत करने का अधिकार शामिल होता है। तो इसे इन सभी को हम लोग जो है उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत ही देखते हैं। यानी उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत क्या होता है, उपभोक्ता के सुरक्षा का अधिकार, सूचना का उसके लिए अधिकार रखना, चयन का अधिकार करना और शिकायत करने का अधिकार जो है, इन सभी को जो है उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 61 प्रश्न देखिए हम लोग क्या है, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता में क्या अंतर है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए व्यापार खाता और लाभ हानि खाता में क्या अंतर है, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। जबरदस्त तरीके से देखिए और जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए। देखिए व्यापार खाता क्या होता है, सकल लाभ या सकल हानि की बात करता है। ठीक है ना। व्यापार जो बिजनेस अकाउंट बनाया जाता है उसमें क्या होता है, सकल लाभ या सकल हानि को दर्शाया जाता है। जबकि लाभ हानि खाता जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि को दर्शाने के लिए जो होता है वो लाभ हानि खाता बनाया जाता है। व्यापार खाता क्या होता है, सकल लाभ या सकल हानि को दिखाता है, जबकि लाभ हानि खाता जो होता है वो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को रिप्रेजेंट करता है। चलिए 62 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हानि को बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है, हानि को बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है। देखिए हानि को बैलेंस शीट के क्या होता है, देयताओं के पक्ष में यानी देयताओं पक्ष में पूंजी खाते में जो है घटाकर दिखाया जाता है। देयताओं पक्ष में क्या होता है, पूंजी खाते में से घटाकर ही इस अमाउंट को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर विद्यार्थियों जो अगला देखिए प्रश्न क्या है, 63वां देखिए प्रश्न क्या है, वेतन पूर्वदत्त, वेतन पूर्वदत्त जिसे हम लोग प्रीपेड सैलरी कहते हैं, बैलेंस शीट में कहाँ आता है। तो यह परिसंपत्तियों के पक्ष में होता है ना, यह परिसंपत्तियों पक्ष में शामिल किया जाता है। ठीक है ना। प्रीपेड सैलरी को इसे हम लोग बैलेंस शीट भी कहते हैं। वेतन पूर्वदत्त को जो होता है, वेतन बकाया आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है, तो यह क्या होता है विद्यार्थियों, यह देयताओं पक्ष में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है, देयताओं पक्ष में दिखाते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 65वां जो प्रश्न है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये हम लोग का प्रश्न है। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो वह एक स्थिति है जब किसी व्यक्ति को उसे खाते में उपलब्ध राशि से अधिक धन निकालने की अनुमति दी जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। यानी उसके अकाउंट यानी ओवरड्राफ्ट की स्थिति के माध्यम से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने खाते में उपलब्ध राशि से अधिक धन निकालने की अनुमति जो होता है उस ओवरड्राफ्ट के माध्यम से बैंक प्रोवाइड कराता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है। ये प्रश्न भी जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 66वें प्रश्न की ओर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के समक्ष आ रही है विद्यार्थियों, तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिए, तभी मजा आएगा। आधुनिक कार्यालय में किस प्रकार के श्रम और समय बचाने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों इसमें जो हो गया कंप्यूटर देखिए आपका हो गया, ठीक है ना, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, फोटोकॉपी मशीन हो गया, पंचिंग मशीन हो गया, टेलीफोन हो गया। ठीक है ना। तो ये सभी के सभी चीज जो हैं वो आधुनिक कार्यालयों में समय और श्रम को बचाने वाले उपकरण हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएगा, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन, पंचिंग मशीन, टेलीफोन। तो इन सभी को जो है आधुनिक कार्यालयों में समय और श्रम बचाने वाले यंत्रों की श्रेणी में इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है। ये भी प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है कि भैया 2 लोगों का नाम बताइए, 4 लोगों का नाम बताइए, तो उस तरीके से आप इसको जो है आसानी से बता सकते हैं। देखिए 67वां प्रश्न क्या है, कंप्यूटर का उपयोग वाणिज्यिक क्षेत्र में किस प्रकार होता है। देखिए कंप्यूटर का जो उपयोग होता है भाई, कंप्यूटर का तो देखा जाए बहुत ही व्यापक उपयोग है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए डेटा को प्रबंधन करने में, लेखा करने में, ऑनलाइन बैंकिंग का पूरा काम करने के लिए, स्टॉक को नियंत्रित करने के लिए देखिए, और संचार में जो होता है मुख्य रूप से कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है। बिना कंप्यूटर के माध्यम से जो है ये सब काम पॉसिबल
नहीं हो पाएगा या बहुत ही कठिनाई होगी फिर। फाइलिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हम लोग का प्रश्न है, फाइलिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। देखिए फाइलिंग सिस्टम में देखा जाए तो मुख्यतः दो प्रकार होता है। एक क्या होता है, मैनुअल फाइलिंग होता है। क्या होता है? एक होता है मैनुअल फाइलिंग और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। कौन कौन होता है? मैनुअल फाइलिंग और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होता है। ठीक है ना, ये 68 प्रश्न हो जाएगा। 69 में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 69 प्रश्न क्या, हम लोग इंडेक्सिंग का क्या कार्य है, इंडेक्सिंग का क्या कार्य है। देखिए इंडेक्सिंग क्या होता है, मुख्य रूप से जो देखा जाए तो दस्तावेजों की शीघ्र पहचान और पुनः प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है ये इंडेक्सिंग जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, दस्तावेजों की शीघ्र पहचान करने में ये महत्वपूर्ण होता है और पुनः प्राप्ति की सुविधा प्रदान करने का काम जो होता है वो इंडेक्सिंग के अंतर्गत ही होता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 70वें प्रश्न की ओर, और आज के सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और अगले प्रश्नों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए, होल पंचिंग मशीन क्या क्या उपयोग है? होल पंचिंग मशीन का क्या उपयोग होता है? यह कागज में छेद करने के लिए उपयोग होता है प्रिय विद्यार्थियों, ताकि फाइलों में व्यवस्थित किया जा सके। देखिए फाइलों को व्यवस्थित तरीके से सजा कर रखने के लिए, पन्नों को जो है व्यवस्थित तरीके से सजा कर रखने के लिए जो है होल पंचिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि कागज में छेद करके उसे हम लोग कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब बात करेंगे यहाँ पर 71 प्रश्न से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।